में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना के दम पर लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी करने की उम्मीद कर रहे थे, सत्तासीन भाजपा सरकार ने उनसे ये मौका छीन लिया है। हमेशा जातिगत जनगणना के विरोध में रही भाजपा ने बिहार चुनाव से पहले ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि वो इस बार जनगणना के साथ जाति जनगणना भी करवाएगी। भारत में पहली बार कब हुई थी कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना, देश में इसका इतिहास क्या है और जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती भी होगी। ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी इसे टाल रही थी। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी बोले हैं, कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का दबाव बनाएंगे। कैसे और कब तक होगी जातिगत जनगणना, मोदी सरकार इसके लिए क्यों तैयार हुई और क्या अब आरक्षण भी 50% लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा, जानेंगे आज के खास कार्यक्रम में सभी जरूरी सवालों के जवाब। 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि जातियों की गणना अब आने वाली मूल जनगणना में ही शामिल होगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा, 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई है। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया। 2010 में पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने सिर्फ सर्वे कराना ही उचित समझा। इसके बाद सवाल उठता है कि इस घोषणा के बाद अब जाति जनगणना कब तक पूरी होगी। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है और इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सितंबर में ही जनगणना की शुरुआत कर सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 1 साल लगेगा। इसलिए जातिगत जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत तक आ सकते हैं। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है कि जाति की ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये पता करना ही है। ये जनगणना कैसे होगी, आम लोगों से क्या सवाल पूछे जाएंगे, इसका जवाब भी आपको हमारे खास कार्यक्रम में मिलेगा। लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं किस किस नेता का क्या क्या बयान आया है सामने जातिगत जनगणना के ऊपर। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के दबाव में न आए। जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के हम लोगों ने सब तरह की बात की है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी। ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। पूरे देश में जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इन्हें एन्यूमरेटर कहते हैं। ये तय किए गए इलाकों में पहुंचकर तमाम जानकारियां जुटाते हैं। जनगणना 2 हिस्सों में होती है, हाउस लिस्टिंग और हाउस सेशंस। 1 से 2 महीने के समय में सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। अप्रैल-मई 2010 में इसमें 45 दिन का समय लगा था। पॉपुलेशन काउंटिंग, इसमें करीब 1 महीने का समय लगता है। इसमें लोगों की उम्र,
लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म और ST है तो उसकी डिटेल्स पूछी जाती है। जनगणना का रिकॉर्ड बताता है कि हर बार पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बढ़ जाती है। मसलन 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कई एक्स्ट्रा सवाल पूछे गए, जैसे जहां आप नौकरी करते हैं वो जगह आपके घर से कितनी दूर है, गांव का नाम भी पहली बार पूछा गया था। आखिरी में इस डेटा को इकट्ठा करके इसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का विस्तृत डेटा गोपनीय रखा जाता है। 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल SC और ST कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि मुसलमानों में भी कई तरह की जातियाँ हैं, क्या उनकी भी जनगणना होगी? पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कहते हैं कि मुसलमानों में भी कई पिछड़ी जातियां हैं, उनकी भी गिनती की जाएगी। मुख्य समस्या जनगणना के बाद शुरू होगी, जब इसे लेकर योजनाएं और रिजर्वेशन लागू करने की मांग होगी। मुसलमानों के अलावा महिलाओं या किसी भी अन्य जाति वर्ग को लेकर भी नए सिरे से एक बहस छिड़ेगी। क्या भारत में इससे पहले भी जाति आधारित जनगणना हुई है? साल 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार जनगणना करवाई थी। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा, तब पूर्ण जातिगत जनगणना हुई थी। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में शामिल नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे नेताओं ने तय किया कि जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इससे समाज में बंटवारा होगा। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई। इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी ST की गिनती हुई। यानी SC और ST का डेटा दिया गया, लेकिन OBC और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। तब से ऐसा ही चला आ रहा है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में SC और ST के अलावा दूसरी किसी भी जाति का डेटा नहीं दिया जाता है। अब आपके जहन में ये बात ज़रूर आई होगी कि सिर्फ SC ST की जातिगत जनगणना क्यों होती है? तो इसका जवाब है 1951 से 2011 तक हर 10 साल पर जनगणना होती रही। इसके पीछे संवैधानिक कारण है। दरअसल संविधान की धारा 330 और 332 में यह प्रावधान है कि SC और ST समुदाय की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें रिजर्व की जाए। बिना सही जनसंख्या का अनुपात पता लगाए उस अनुपात में सीटें रिजर्व करना संभव नहीं है। इसलिए हर 10 साल में होने वाली जनगणना के साथ ही SC और ST के आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। 2011 में जनगणना हुई नहीं, इसलिए सभी SC और ST सीटों का रिजर्वेशन 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया गया। समय समय पर पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के लिए सभी जातियों की जनगणना की भी मांग की जाती रही, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस साल बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में जातिगत सर्वे कराए गए हैं। 2023 में बिहार सरकार ने इसके आंकड़े भी जारी किए थे। बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में हुए जातिगत सर्वे और इस जनगणना में क्या फ़र्क है? तो उसका जवाब है बिहार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी किए। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वे में 3 बड़े फर्क हैं। पहला है, जातिगत जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करवाना केंद्र सरकार का अधिकार है। 1948 के जनगणना एक्ट के तहत केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जनगणना से जुड़े नियम बनाने और जनगणना के लिए कर्मचारी नियुक्त करने और लोगों से डेटा इकट्ठा करने का काम कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। इस सूची में डिफेंस, विदेशी मामले, जनगणना और रेलवे जैसे 100 मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। राज्य सरकारें अपने राज्य में सामाजिक और आर्थिक मामलों से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए सर्वे करवा सकती है। 2008 के सांख्यिकी संग्रह अधिनियम के तहत इन्हें इसका अधिकार है। किसी सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार कोई कमेटी या फिर आयोग भी बना सकती है। इसी अधिकार के तहत उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाई और सर्वे करके आंकड़े भी जुटाए। सैंपल साइज और डेटा में फ़र्क। जनगणना पूरे देश में चलने वाली एक लंबी प्रोसेस है। इसमें एक तय समय के दौरान पूरे देश के लोगों को शामिल किया जाता है, जबकि जातिगत सर्वे का सैंपल साइज छोटा होता है। जनगणना में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जबकि जातिगत सर्वे में सिर्फ समुदाय, जाति और उपजाति से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। बिहार में हुई जनगणना में सिर्फ 15 सवाल पूछे गए थे। जनगणना संवैधानिक मुद्दा है। जातिगत सर्वे राज्य सरकारों की मर्जी जनगणना करवाने को लेकर संविधान में प्रावधान है। वहीं जातिगत सर्वे राज्य सरकारों की अपनी मर्जी से कराए जाते हैं।
इसके पीछे अक्सर राजनीतिक मंशा होती है, जबकि तर्क ये दिया जाता है कि इससे योजनाएं और आरक्षण तय करने में मदद मिलेगी। सरकार के जातिगत जनगणना के ऐलान का राजनीतिक मकसद क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसके लिए सबसे पहले जातिगत जनगणना पर सभी पार्टियों का पुराना स्टैंड समझना पड़ेगा। विपक्ष कांग्रेस समेत बीजेपी, एसपी, आरजेडी, बीएसपी, एनसीपी, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। टीएमसी का रुख साफ नहीं है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे। एनडीए भाजपा पहले जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी। एनडीए ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाए थे कि ये जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग के पीछे एक बड़ी वजह ओबीसी वोटर को लुभाना था। दरअसल आज़ादी के बाद से लंबे समय तक पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है। 2014 में इसका बड़ा चंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। कांग्रेस लंबे समय से इस वोट शेयर को दोबारा हासिल करने की कोशिश में है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए देश भर में जातिगत जनगणना करवाएगी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा। बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है। और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया था। अश्विनी वैष्णव ने जातिगत जनगणना का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक टूल के बतौर इस्तेमाल किया है। इस ऐलान के बाद राहुल ने कहा कि हम इसे सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के नेता इसे कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी ने एक झटके में कांग्रेस से उसका एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कहते हैं कि बस इस ऐलान के पीछे बीजेपी के 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला है कांग्रेस के मुद्दे को खत्म करना। विपक्ष ने सरकार को वो मुद्दा दिया जिसको उसने पूरा कर दिया। ऐसे में इसका पूरा क्रेडिट सरकार को जाएगा। दूसरा है अपना पिछड़ा वर्ग का वोट शेयर बढ़ाना। 2024 के लोकसभा चुनाव में खासतौर पर यूपी और बिहार में बीजेपी का गैर यादव ओबीसी वोट शेयर कम हुआ है। इसे वापस हासिल करने के लिए फैसला लिया गया है। तीसरा है बिहार चुनाव में नए मुद्दे की तलाश। इस फैसले से बीजेपी को बिहार चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटर्स को टारगेट करने में आसानी होगी, क्योंकि राजनीति में कई फैसलों का कम महत्व है। तो मोदी सरकार ने फैसला अभी ही क्यों लिया, इसका भी खास कारण है। इसी साल बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कभी आरजेडी के कथित जंगल राज का मुद्दा था, तो कभी नीतीश कुमार के सुशासन का नारा था। इस फैसले से उन्हें चुनाव में नया आधार मिलेगा। पहलगाम हमले के मुद्दे से डाइवर्जन। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से अब तक कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। अब उसकी बजाय इस फैसले की चर्चा होगी। 2029 के चुनाव के लिए भी एक बड़ा मुद्दा तैयार हो गया है। राजनीति के पंडित कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ बिहार चुनाव नहीं देख रही। 2024 के उनका 400 सीटें लाने का टारगेट था। अभी देश में जिस तरह का माहौल है, मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। पहलगाम हमले से ध्यान हटाने के लिए ये फैसला नहीं लिया गया है। वो कहते हैं कि मोदी एक मंझे हुए नेता है। बिहार चुनाव और पहलगाम हमले को वह अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। क्या जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की लिमिट हट जाएगी? जातिगत जनगणना में सिर्फ अलग अलग जाति के लोगों की गिनती होगी। इसके आधार पर अभी किसी जाति को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि इस जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग तेजी से उठ सकती है। ऐसे में आरक्षण से 50% के हटाने का मुद्दा भी उठेगा। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस की मांग सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं है। उसने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने पर रिजर्वेशन की सीमा, जो कि अभी अधिकतम 50% है, उसे बढ़ाने के लिए संवैधानिक कोशिश करेंगे। बिहार में होने वाली चुनाव जंग ने जाति जनगणना की घोषणा के साथ एक दिलचस्प मोड़ भी ले लिया है। सरकार ने इस फैसले से एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। इसका स्पष्ट उद्देश्य जो विपक्षी दलों से उनका मुख्य चुनावी मुद्दा हड़प लेना है।
कारण तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही जाति जनगणना के लिए आवाज बुलंद करने में सबसे आगे रहे। लेकिन एक और फैक्टर ऐसा भी है जो ऊपर से नजर नहीं आता। यह है बिहार में नीतीश कुमार पर दशकों से चली आ रही निर्भरता से खुद को मुक्त करने और अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा का संकल्प। जातिगत पुनर्मूल्यांकन की घोषणा भाजपा द्वारा नीतीश के निष्ठावान ईबीसी अति पिछड़ी जातियों वोटों में सेंध लगाने का साहसिक कदम है। ईबीसी राज्य की आबादी का लगभग 36% है। भाजपा इनकी मदद से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। इसके बाद अब बिहार के चुनाव में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश के गिरते स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि में ओबीसी ईबीसी वोटों के लिए होड़ मची हुई है। सबसे वंचित गैर दलित जातियों में से लगभग 113 ईबीसी समूह नीतीश की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे। हालांकि नीतीश में लालू यादव जैसा करिश्मा नहीं था, लेकिन वे पिछले 2 दशकों से चुनावी नतीजों को प्रभावित देने वाले चतुर जातिगत समीकरणों के चलते राजद को सफलतापूर्वक मात देते आ रहे हैं। एनडीए के साथ रहते हुए उनके ईबीसी जनाधार और भाजपा को वोट देने वाली उच्च जातियों का संयोजन 2020 सहित 3 चुनावों में विजयी साबित हुआ। और अब नीतीश ने लालू की राजद के साथ हाथ मिलाया, जैसा कि उन्होंने 2015 के चुनाव में किया था। तो सामाजिक न्याय की ताकतों या फिर ओबीसी ईबीसी गठबंधन ने प्रतिद्वंदी को मात दे दी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते रिटायरमेंट के अटकलों ने नीतीश को बड़ा झटका दिया है। माना जा रहा है कि उनसे उनका ईबीसी वोट बैंक छीना जा सकता है। इससे एक सियासी मंथन भी शुरू हो गया है। ऐतिहासिक रूप से भाजपा और संघ ने जाति जनगणना के विचार का लगातार इस आधार पर विरोध किया है कि यह हिंदू समाज को बांटेगा और हिंदुत्व के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा, जो हिंदुओं के एकीकरण का प्रयास करता है। ऐसे में जातिगत जनगणना के फैसले को भाजपा के नाटकीय यूटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, इस फैसले में संघ की रजामंदी भी शामिल है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह घोषणा संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद की गई। यहाँ पर इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नीतीश के कद को कम करने की भाजपा की कोशिशें 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में भी स्पष्ट थी, जब चिराग पासवान और उनकी लोजपा को जदयू प्रमुख के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने और उनके वोट काटने के मकसद से चुनिंदा सीटों पर लड़ाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप जदयू की सीटों में भारी गिरावट आई थी। 2015 में 71 से घटकर 2020 में ये 43 रह गई थी, जबकि भाजपा की सीटें 53 से बढ़कर 74 हो गई थी। विडंबना है कि गठबंधन में जदयू के जूनियर पार्टनर के रूप में उभरने के बावजूद भाजपा को नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं नीतीश राजद के साथ जाकर सरकार न बना ले। अलबत्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगा। इसमें जदयू ने भाजपा के बराबर सीटें जीती। दोनों को 12-12 सीटें मिलने से साबित हुआ कि गिरते स्वास्थ्य और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद नीतीश ने ईबीसी वोटों को खींचने की अपनी क्षमता कायम रखी। जाति की राजनीति एक फिसलन भरी ढलान है। जैसा कि वीपी सिंह ने 1990 में अपनी अहमद की सरकार को बचाने के लिए मंडल बम फोड़कर महसूस किया था। वे अपनी सरकार को तो फिर भी नहीं बचा पाए, लेकिन उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए जरूर इतिहास में दर्ज हो गए। भाजपा अब जाति जनगणना कराने के अपने निर्णय के साथ एक अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। बिहार चुनाव मंडल 3.0 को नेविगेट करने की भाजपा की क्षमता का पहला परीक्षण होगा। दूसरी तरफ उसे राज्य की 15% उच्च जातियों पर भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि सवर्णों को डर है कि अगर जाति जनगणना के आंकड़े अपनी कहानी खुद बयान करने लगे तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हें ही उठाना पड़ेगा। जातिगत पुनर्मूल्यांकन की घोषणा भाजपा द्वारा नीतीश के ईबीसी वोटों में सेंध लगाने का साहसिक कदम है। ईबीसी राज्य की आबादी का 36% है और भाजपा इसकी मदद से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। तो ये था जातिगत जनगणना के पिछले सियासी गणित, जिसके हर पहलू से हमने आपको रूबरू करवाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घोषणा के बाद जाति जनगणना कब तक पूरी होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।